हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस के मैथ वर्क सिलेबस को। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, इफ यू वांट टू स्कोर 90 और 95 प्लस इन एनी सब्जेक्ट, वी नीड टू डू द प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डायग्राम, प्रोजेक्ट, हर चीज के ऊपर फोकस करना होता है, तब जाकर के वो 90 या 95 प्लस हमारा स्कोर आ पाता है। सेम विद द सोशल साइंस एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे मैथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैथ वर्क के साथ हम क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि मैथ वर्क एग्जाम डेज में करेंगे, फैब में करेंगे, मार्च में करेंगे, बाद में देखा जाएगा, और उसके कारण हम लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहता है सोशल साइंस के स्कोर के रिगार्डिंग। हमें लगता है कि मैथ वर्क बहुत डिफिकल्ट है, हमें लगता है कि मैथ वर्क तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है। जब हम मैथ वर्क की प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वी नीड टू नो दैट व्हाट टू लोकेट, हमें लोकेट क्या करना है, यानी कि सिलेबस क्या है। अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि क्या लोकेट करना है तो हमारे लिए प्रिपरेशन करना बेहद आसान हो जाता है, हमारा एक सब्जेक्ट है वो लिमिटेड हो जाता है। सेकेंड स्टेज की बात आती है तो वहाँ पे वेयर टू लोकेट, एंड उसके बाद थर्ड स्टेज हाउ टू लोकेट, कि हमें कैसे, कहाँ लोकेट करना है, कैसे लोकेट करना है। तो इसमें सेकंड और थर्ड स्टेज है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, एग्जैक्ट वो पॉइंट होनी चाहिए जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं किसी भी क्लास के सोशल साइंस में मैथ वर्क के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज यानी कि हम मैथ वर्क के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहेगा, किस चैप्टर में से कितना पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए है या लोकेटिंग और लेबलिंग दोनों तरीके से रहेगा, पहचान करनी या फिर उसको दर्शाना है या अंकित करना है। ओके, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो सेकंड और थर्ड स्टेज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपका क्लास 10th का जितना भी मैथ वर्क है, हिस्ट्री का हो चाहे वो जियो का हो, वो टोटल आपका 40 मार्क्स का है, 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स में आप टोटल पूरे साल का जितना भी आपका सिलेबस का मैथ वर्क दिया गया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे हिस्ट्री के, कि हिस्ट्री में हमारे कौन से पॉइंट्स है जो मैथ वर्क के सिलेबस का पार्ट है, यानी कि जिनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हिस्ट्री में हमारे पास केवल एक ही चैप्टर है जिससे रिलेटेड मैथ वर्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है हमारा थर्ड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन यानी कि तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, यानी कि पहचान भी करना हो सकता है, उसमें अंकित करना, लोकेटिंग भी हो सकता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। आपके सिलेबस में 4 सेशन दिए गए, 4 अधिवेशन दिए गए, उनमें से कोई एक आपके एग्जाम में रहेगा। इसमें पहला कलकत्ता सितंबर 1920, कलकत्ता सितंबर 1920 सेशन रहेगा। उसके बाद नागपुर दिसंबर 1920, नागपुर का रहेगा सेशन। ये जो दोनों सेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है आमतौर पे कि 1920 सितंबर तो हमें याद रह गया, लेकिन कौन से वाला, कि सितंबर में कौन सा हुआ था, दिसंबर में। तो इसको आप अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हो। सी फॉर कलकत्ता जो कलकत्ता के लिए है वो आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले आता, तो पहले यहाँ पे हुआ था उस सेशन उस ईयर में। उसके बाद नागपुर, एन फॉर नागपुर है, वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पर ये दिसंबर में हुआ था। ओके, तो कांग्रेस के जो सेशन होते थे वो एनुअल सेशन होते थे, जनरली दिसंबर में होते थे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि 2 या 3 सेशन भी हुए हैं। यानी कि पहला हमारा कलकत्ता रहेगा और दूसरा जो हमारा रहेगा सेशन वो रहेगा नागपुर का, जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद थर्ड जो हमारा सेशन दिया गया है वो है मद्रास 1927, 1927 का सेशन, और फोर्थ लाहौर 1929, जो कि एक हिस्टोरिकल वन था। तो ये टोटल आपके 4 अधिवेशन होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहना है। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र हैं, उनमें से कोई एक पूछा जाएगा। यानी कि ये दोनों ही, इसमें जितने भी जो केंद्र दिए गए हैं वो रिलेटेड है हमारे 2 इंपॉर्टेंट जो उस वक्त के मूवमेंट थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन था या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ओके, तो उनसे रिलेटेड है। इसमें पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। ये चंपारण हमें लोकेट करना है। चंपारण की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में आ जाता है लगभग। अगर हम नेपाल के नीचे की बात करें तो नेपाल के बिल्कुल सेंटर के पास, ओके, वहाँ पे आ जाता है। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद खेड़ा गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह था, खेड़ा जो कि गुजरात में है, और ये अहमदाबाद से अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न साइड में आ जाता है लिटिल बिट।
ओके, यहाँ पे वहाँ के किसानों के फेवर में गांधी जी ये मूवमेंट करते हैं, ये गांधी जी का दूसरा मूवमेंट था। उसके बाद थर्ड जो रहेगा हमारा अहमदाबाद गुजरात में, जो गुजरात के लगभग सेंटर में आ जाता है। कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह था, सूती मिल वर्कर्स के समर्थन में एक आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह किया गया था। ये बैक टू बैक गांधी जी का लगातार तीसरा मूवमेंट था, यानी कि 1916 चंपारण मूवमेंट, 1917 खेड़ा मूवमेंट और 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है। ओके, तो ये हमें लोकेट करने हैं। उसके बाद फोर्थ जो हमारा इस चैप्टर का रहेगा पॉइंट, यानी कि यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो सेंटर दिए गए, उसमें अमृतसर जो पंजाब में है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है। ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है, यानी कि अगर लाहौर की बात करें तो उसके ऑपोजिट साइड में, इंडियन साइड में, और लाहौर भी बॉर्डर के ऊपर है जो कि पाकिस्तानी साइड में। उसके बाद चोरी चोरा यूपी में है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन है, वो इस घटना के बाद वापस लिया गया था 1922 में। चोरी चोरा ईस्टर्न यूपी में आ जाता है, गोरखपुर से थोड़ा आगे की तरफ है। यहाँ पर हमें इसको भी लोकेट करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है दांडी, गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड ये प्लेस है, जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने नमक बनाया था और उसके बाद इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दांडी है, एक कोस्टल टाउन है, अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ का एक तटीय शहर है, यहाँ पे है लगभग। ओके, तो इसको हमें लोकेट करना। तो ये रहेंगे हमारे हिस्ट्री के कुछ लिमिटेड पॉइंट, यानी कि 6+4 10 पॉइंट्स दिए गए और उसमें से हमारे 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जियो की, कि ज्योग्राफी में हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर की बात करें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ओनली रहेगा। ओके, पहचान करना है। जैसे यहाँ पे एक ही हमारा मैप वर्क रहेगा, वो है मेजर सोयल टाइप, मृदा के प्रमुख प्रकार। ओके, मेजर सोयल टाइप है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें लोकेट नहीं करना है। हमें दिया होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मिट्टी का कौन सा प्रकार है। ओके, जैसे इसमें से भी अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे। उसके बाद सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मैफक आइटम आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की, जल संसाधन की, तो यहाँ पे लोकेटिंग एंड लेबलिंग आएगा। यहाँ पे डेम्स दिए गए, ओके, बांध दिए गए जिनको हमें प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले आएगा सलाल जो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल एग्जैक्टली 2 डैम है एक साथ, इसमें से एक जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, दूसरा डैम है वो पंजाब में, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो जब हम इसको लोकेट करेंगे, अगर भाखड़ा नंगल दोनों एक साथ पूछे गए तो यहाँ पर हमें बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर लोकेट करना है। उसके बाद टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में, राणा प्रताप सिंह सागर डैम है राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, क्योंकि लोग हैं वो अपोज करें इस डैम का। नर्मदा रिवर के ऊपर है गुजरात में। हीराकुंड डैम जो लॉन्गेस्ट डैम है, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा डैम जो साउथ इंडिया में है। तो ये जो डैम है, जो लिमिटेड डैम दिए गए आपके 6+2 8 डैम दिए गए, ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको 1.5-2 मिनट ही लगेंगे जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ऑलरेडी हमने सारा मैपवर्क आपका डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो पीरियोडिक टेस्ट में ही असेस किया जाएगा, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर नहीं है। लेकिन इसका जो मैप वर्क है, द मैप वर्क आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड अबव विल बी एवल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका मैप वर्क है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो हमें ये नहीं, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा ये एग्जाम में तो आने वाला चैप्टर नहीं है, तो हम मैप वर्क की भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसका मैप वर्क है वो आपके एनुअल एग्जाम का पार्ट रहेगा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में हमारा रहेगा 2 आइटम रहेंगे कृषि एग्रीकल्चर में, आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए रहेगा। इसमें पहला मेजर एरिया जो राइस एंड वीट, राइस और वीट के मेजर एरिया जो वो हमें लोकेट करने, आइडेंटिफाई करने हमें, चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद दूसरा रहेगा लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, यानी कि गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य। जैसे शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो यूपी है, टी का असम है, कॉफ़ी कर्नाटका, रबड़ केरला, कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये हमें स्टेट्स पता होने चाहिए ताकि हम इजीली लोकेट कर पाएँ। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपका मैप वर्क का रिवाइज हुआ है, क्योंकि पहले काफ़ी सारे आइटम्स होते थे वो थोड़े से कम कर दिए गए।
लिमिटेड कर दी गई, क्योंकि पहले ऐसा था कि 5th चैप्टर अकेला और बाकी सारा सिलेबस दोनों बराबर थे। 5th चैप्टर हमारा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे पावर प्लांट्स आपके दिए गए, पावर प्लांट्स ऊर्जा संयंत्र दिए गए लोकेटिंग एंड लेबलिंग में। इसमें सबसे पहले थर्मल तापीय पावर प्लांट दिए गए। नाबरूप तापीय पावर प्लांट कौन से होते हैं? जहां से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, मेनली कोल का यूज़ किया जाता है, कोयले का यूज़ किया जाता है। हालांकि पेट्रोलियम से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इंडिया में कोयले से बिजली पैदा की जाती है। तो इसमें नामरूप रहेगा सबसे पहले तापीय पावर प्लांट में, जो कि असम में और काफ़ी बार रिपीट हो चुका आपके एग्जाम में। देन तलचे रहेगा जो कि उड़ीसा में है। सिंगरौली, हरदुआगंज दिल्ली के बिल्कुल पास है, यूपी में आ जाता है। कोरबा, उरान, रामागुंडम, इसके बाद विजयवाड़ा, तूतीकोरिन, ये हमारे रहेंगे तापीय पावर प्लांट, तापीय संयंत्र। ओके, तो ये हमें तैयार करने, बहुत सारे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए, लेकिन हमें सब प्रिपेयर नहीं करने, हमें सिर्फ लिमिटेड यही प्रिपेयर करने। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे दिए गए, अणु ऊर्जा केंद्र। ये आपके इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले आपके मैथ वर्क के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब पूछा गया आपके एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यही पूछे जाते हैं। तो ये हमें दिए गए हैं अणु केंद्र। ओके, एटॉमिक एनर्जी सेंटर हमारे हैं। तो इसमें नरोरा जो कि यूपी में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर जो कि मुंबई के नॉर्थ में आ जाता है महाराष्ट्र में, केगा इन कर्नाटका, कलपक्कम इन तमिलनाडु। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे रहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके मैथ वर्क के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं है, यहाँ से हमने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो 5th चैप्टर से रिलेटेड है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी आइटम नीचे दिए गए। जैसे आयरन और माइंस की बात करें तो ये भी आपके 5th चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे मयूरभंज है, ये आपकी लोहे की खान है। उसके बाद दुर्ग है, उसके बाद बेलाडेला है कर्नाटका में, बेलारी कर्नाटका में है, कुद्रेमुख कर्नाटका में। तो ये लोहे की खान है जो हमें अच्छे से करनी है। अगर कोयले की खान की बात की जाए तो यहाँ पे रहेगा आपका रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, तलचेर जो कि उड़ीसा में है, और नेवेली जो कि तमिलनाडु में। तो ये हमारी कोयले की खान है जिनको हमें करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसमें झरिया को हटा दिया गया और काफ़ी सारी और कोयल माइंस है उनको हटा दिया गया, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद ऑयल फील्ड की बात करें, ये भी हमारा 5th चैप्टर का ही पार्ट रहेगा। उसमें आपको करना है डिगबोई, जो कि इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। तो ये हमें करना, आसाम में, अपर आसाम का पार्ट है। उसी के पास नहर कटिया है। मुंबई हाई जो मोर देन 50% हमारा ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, वो प्रोड्यूस करता है अरेबियन सी में। बेसिन की बात की जाए तो ये भी अरेबियन सी में है, एक इम्पोर्टेंट हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। कलोल और अंकलेश्वर जो कि गुजरात में आ जाते हैं। तो ये हमारे रहेंगे ऑयल फील्ड्स। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 6th चैप्टर का पार्ट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, 5th के कुछ आइटम्स है वो 6th में दे दिए थे, लेकिन आपको आइटम्स क्लियर होंगे। उसके बाद 6th चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारा रहेगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट सेंटर हमें लोकेट करने, सूती वस्त्र उद्योग के। तो यहाँ पे मुंबई रहेगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका सेंटर है। उसके बाद इंदौर जो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट है। उसके बाद अहमदाबाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर में अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, मोर देन 100 है, लेकिन इनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन कम रहता है। और कोयम्बटूर के साथ लगता है मदुरई रहेगा तमिलनाडु में, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर रहेगा। तो ये रहेंगे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट, लोहा इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसमें रहेगा आपका दुर्गापुर। उसके बाद बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर और स्लेम जो कि तमिलनाडु में। तो ये हमें प्रिपेयर करने केवल 6 दिए गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी हमारा 6th चैप्टर है, उसका पार्ट रहेगा।
इसमें नोएडा हमें लोकेट करना है, गांधीनगर लोकेट करना है। आमतौर पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इनको लोकेट करना ज़्यादा ईजी है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है वही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो डेवलप किए गए। नोएडा, गांधीनगर इन गुजरात, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, तो ये रहेंगे हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। उसके बाद 7th चैप्टर की बात की जाए, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो लास्ट चैप्टर है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए गए और सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स दिए गए। लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की, प्रमुख पतन या बंदरगाह कौन से हैं। सबसे पहले कांडला दिया गया। कांडला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली की बात करें या नॉर्दर्न पार्ट की बात करें हम इंडिया के, तो उसमें सबसे पास में जो है वो कांडला है। ओके, उसके बाद मुंबई, उसके बाद मारमागांव जो कि गुजरात में है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में है, कोची केरला में है, तूतीकोरन जो कि साउदर्न मोस्ट हमारा पोर्ट है, श्रीलंका के साथ जो हमारा ट्रेड होता है उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो इसी पोर्ट से होता है। चेन्नई जो हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है तमिलनाडु में। देन विशाखापट्टनम जो कि हमारा सेफेस्ट पोर्ट है, सेफेस्ट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, ये सबसे सुरक्षित है, सबसे गहरा है, लैंडलॉक्ड है, 3 साइड से ज़मीन से घिरा हुआ है। उसके बाद पारादीप है, उड़ीसा का न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है, और हल्दिया है जो वेस्ट बंगाल में न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है। कोलकाता से थोड़ा वेस्ट अगर हम जाएं तो बे ऑफ बंगाल की साइड में आ जाता है। कोलकाता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा हुआ था, उसको कम करने के लिए यहाँ पर हल्दिया को डेवलप किया गया। तो ये हमारे पोर्ट है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद रहेंगे हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमें करने। तो इसमें अमृतसर रहेगा राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई की बात करें छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमें लोकेट करना है। हम लोकेट कब करेंगे, जब हमें पता हो कि ये कहाँ पर है। ओके, पता होना चाहिए कि अमृतसर में है, उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अमृतसर कहाँ है, तब हम इसको लोकेट कर पाएंगे। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई की बात करें तो मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हैदराबाद, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हैदराबाद में रहेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये था हमारा मैप वर्क का सिलेबस, यानी कि क्लास 10th में मैप वर्क का कौन कौन से आइटम्स हैं, किस चैप्टर में से क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम इसको ईजिली करने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा मेथड तो ये रहेगा कि हम इसको करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमने वीडियो देख लिया, हमें लगता है कि बस ईजिली लोकेट कर पाएंगे, लेकिन जब हम मैप को देखते हैं तो एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं हो पाता कि यहाँ होगा या फिर थोड़ा अलग होगा। ओके, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपका क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक इसके सॉल्यूशन की बात आती है कि कहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेट करना है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो, हमने चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट है वो डिस्कस किया है डिटेल में। तो उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है, या फिर आप आई बटन, आई टैब जो दिया गया है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर भी मैं इसी वीडियो का लिंक देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी आपने 15 to 20 मिनट्स में इस सिलेबस को देखा है, उसके बाद आपको 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम देने, आपका पूरे साल का सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।